आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद साफ़ी हज़रात, कैमरामैन, अस्सलाम वालेकुम। आज PTI का एक वफ़द वफाकी वज़ीर और सिंध के में PTI के सदर जनाब अली ज़ैदी, इसके असरात और आसार नज़र आने चाहिए। तो आज आए हैं, हम उनको खुशामदीद कहते हैं और मैं समझता हूँ कि आप बात करें और मैं इसको कंक्लूड करूँगा। थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम। खालिद भाई आपका, अमीन भाई आपका, बाकी सबका बहुत बहुत शुक्रिया। ख्वाजा भाई आपका। पहली दफ़ा मैं MQM के दफ्तर आया, MQM पाकिस्तान के दफ्तर आया और मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं आपको कॉम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ कि बड़ा ऑर्गेनाइज्ड आपने रखा हुआ है सिस्टम अपना, तो बहुत तरीके से। सो इट वाज वेरी गुड टू सी दैट। मैं तहरीक इंसाफ की तरफ से डेलीगेशन लेके यहाँ इसलिए आया था कि हम एक परसों से एक अवामी राब्ता मुहिम कह लें या सिंध हुकूक सिंध मार्च इसको नाम दिया गया, वो हम शुरू कर रहे हैं, जो इंशाअल्लाह घोटकी से शुरू होगा 26 तारीख को और सिंध के तकरीबन सारे ज़िलों से होता हुआ 6 मार्च को कराची में इख्तिताम पजीर होगा। देखें जी, जो हालात हैं सिंध के, पूरे सिंध के बशमूल कराची, और कराची की पहले मैं ख़ास बात इसलिए कर लूँ कि ये पाकिस्तान का माशी दिल है, फाइनेंशियल हब है, पाकिस्तान की माशी शह रग है। पोर्ट्स आपके यहाँ हैं, ट्रेड आपकी यहाँ से होती है, इंडस्ट्री आपकी यहाँ लगी है, टैक्स आप यहाँ कलेक्ट करते हैं, और पूरे पाकिस्तान को शहर कराची चलाने में, रोज़गार देने में एक बहुत बड़ा फुटप्रिंट रखता है। और आज से नहीं, पाकिस्तान बनने से पहले से कराची का ये, क्योंकि जो KPT है ये 1886 का एक्ट के तहत चल रहा है, तो इतना पुराना है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो 15 साल से यहाँ बैठे हुए हैं, जो कि मुझे ये बात कहने में कोई दो राय नहीं है कि उन्होंने कराची में आके बड़े बड़े अपने बंगले तो बना लिए डिफेंस में, लेकिन कराची के साथ सौतेलों से भी बुरा सलूक किया हुआ है। अब 11,000 के करीब अगर स्ट्रीट क्राइम्स रिकॉर्ड पे आ जाएं, 11,000 के करीब 50 दिन में, 2 महीने से भी कम में मर्डर्स हो जाएं। आपके साथ सहाफ़ी अतहर मतीन साहब को भी शहीद कर दिया गया। हर तो जो कराची का हाल कर दिया गया है, अब लॉ एंड ऑर्डर ये नहीं संभाल सकते, तालीम के इदारे ये नहीं ठीक कर सकते। पता चला जी 5,000 स्कूल बंद करने जा रहे हैं सिंध में, और वो फर्नीचर खरीदने जाते हैं तो 300% से ज़्यादा। फिर कहते हैं जी मैं तो उस वक्त वजीर नहीं था, वो वजीर थे। वो कहते हैं जी वो वजीर थे। BHU अस्पताल ठीक नहीं कर सकते, वैक्सीन कोविड की तो छोटे कुत्तों को भी नहीं लगा सकते। कोविड के अंदर मेरी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ तो नहीं है,
लेकिन हमने भी क्यों एक नेशनल ड्यूटी समझकर, जो इदारे मेरी वजारत के अंदर हैं, 5 लाख तकरीबन से ऊपर, बल्कि 5.5 लाख वैक्सीनेशन तो केपीटी, पोर्ट कासिम और पीएनएससी ने अपने खर्चे पे करवा दी। तो इन्होंने तो एक टीका भी नहीं लगवाया। लेकिन जो ये टीका पूरे मुल्क को लगा रहे हैं, कराची को तबाह करके, वो इससे बड़ा ख़तरनाक है। उसके बाद आप आ जाएं अंदरून सिंध। अंदरून सिंध का एक और ही हाल है। और मैं ये हमेशा कहता हूँ कि क्योंकि कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पिंडी, ये फिर भी पेशावर, ये मीडिया सेंट्रिक सिटीज़ हैं, यहाँ पे मीडिया की पेनिट्रेशन है। लेकिन अगर आप टोल प्लाजा क्रॉस कर लें, या अगर हैदराबाद से भी थोड़ा, वहाँ पता नहीं चलता मीडिया को, और वहाँ मीडिया की जहाँ पहुँचने की, ये क्या क्या वहाँ करते आए हैं। हालात ये है, सेवन में सीएम साहब ज़रा मुझे अस्पताल तो दिखा दें। आपको भी फाइनेंस मिनिस्टर और सीएम रहे भी बहुत टाइम हो गया। नवाबशाह में जो अभी हुआ पिछले हफ्ते, वो उसका नाम लो तो कहते हैं जी उसका नाम आपने ले लिया, बड़ा ख़तरनाक काम किया। मैं तो फिर ले रहा हूँ अली हसन जरदारी। वो कब्जे करा रहा है पूरे सिंध में। वो जरदारी का एक और नाम का एक विलेज बनाना चाहता है, पीछे 800,000 एकड़ ज़मीन है। वो थोड़ी सी ज़मीन के लिए उसने, एक पुलिस वाला भी शहीद हो गया उसमें। चाहे वो सहाफ़ी हजरात हों, चाहे ये हमारा नाजिम जोखियों वाला केस हो, चाहे वो फहमीदा वाला हो, चाहे उम्मे रबाब वाला हो, कहीं यहाँ पे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, जो कि ह्यूमन राइट्स कमेटी के नेशनल असेंबली के चेयर हैं, वो वहाँ कहीं नहीं पहुँचते। लो जी पहुँच गए क्वेटा। मैं तो वहीं था, क्वेटा पहुँच गए जी। बड़ा गलत हुआ क्वेटा में जो हुआ, लेकिन जो यहाँ हो रहा है वो ठीक हो रहा है। वो तो बाहर से आके लोग कर गए थे ना, दहशतगर्द। तो यहाँ जो हो रहा है उसके ऊपर तो आप आवाज़ नहीं उठाते। जाके जी पेशावर में कर रहे हैं जलसे और मीटिंगें, जलसा तो नहीं करते जो भी। और यहाँ पे हमारे पख्तून भाई बैठे हुए हैं सूबाई असेंबली के सामने, उनसे तो बात कर लो। तो ये जो मुनाफिकत इन्होंने की है, इसने पूरे सिंध को तबाह किया। और सिंध के साथ साथ जब सिंध तबाह होगा, पूरे पाकिस्तान की मईशत इस पर अफेक्ट करती है। ये अमीन भाई यहाँ मेरे साथ मौजूद हैं, कैबिनेट में मेरे कोलीग भी हैं, और आप जो हमारे अरसलान और बाकी MPs राजा, इनके वजीर ने खड़े होकर सूबाई असेंबली में ये कहा, जब इनसे पूछा गया कि गंदम कहाँ गई, तो इन्होंने कहा 8 लाख टन गंदम का हिसाब नहीं है। कहाँ गई गंदम? चूहे खा गए। मैं आपको ज़रा समझा दूं कि 8 लाख टन गंदम होती कितनी है। जो एक जहाज़ आता है ना बड़ा, उसमें 60,000 टन आता है। तो आप खुद हिसाब लगा लें, 8 लाख टन गंदम जो लोकल, जो हमारी अपनी पाकिस्तान की काश्त है, वो गायब है। वो कहते हैं जी चूहे खा गए। अभी पता चला कि वो 2 टांगों वाले चूहे जो थे, वो नैब के चेयरमैन ने कहा कि जी 10 अरब रुपए मैं रेवेन्यू में जमा करा चुका हूँ, अभी 9 अरब और जा रहा हूँ इनके पीछे। और इस साल फिर इन्होंने यही हरकतें की हैं। ये जो इन्फ्लेशन है, ये भी इस करप्शन की वजह से, इनकी चोरी की वजह से, हर चीज़ के अंदर इनकी चोरी है। कोई चीज़ मुझे दिखा दें इन्होंने 15 साल में, अगर ये कभी एक इस पर इनको तमगा दे दें, एक ज़कात के जो पैसे उसके जो ऑडिट हुआ वो उसमें भी इनके 2 नंबर ही है। इस तरह तो नहीं चल सकता सिस्टम। मैं और हमारी पार्टी, शाह महमूद, मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब, असद उमर साहब जो हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं, शाह साहब जो हमारे वाइस चेयरमैन हैं, हम सब एक मार्च लीड करने लगे हैं, जो इंशाल्लाह जैसे मैंने आपसे बताया गोटकी से शुरू होगा। और पूरे रास्ते हम हर ज़िले में सिंध के लोगों को बताते आएंगे कि तुम्हारे साथ जुल्म क्या हुआ है। मुझे ज़रा ये समझा दें कि ये पाकिस्तान का अगर हिस्सा है, तो पाकिस्तान का जो बड़ा सूबा है पंजाब, और खैबर पख्तूनख्वा दूसरा सूबा, वहाँ तो सेहत कार्ड मिल रहा है। हर पंजाब में रहने वाले शख्स को और हर KPK में रहने वाले शख्स के पास एक सेहत कार्ड है, और जिससे वो 10 लाख रुपए तक का अपना इलाज करा सकता है। तो ये सिंध हुकूमत को जब कहा गया था, तो ये क्यों नहीं देते सेहत कार्ड? मेरे ख्याल में शायद क्योंकि इनके पास अस्पताल ही नहीं है। वहाँ तो प्राइवेट अस्पतालों के लिए भी खोल दिया। मैं आपको गारंटी करता हूँ, मैं भी जाके दिखाऊंगा जब मैं जाऊंगा, ये आप मीडिया भी हमारे साथ है, मैं आपको दिखाऊंगा कि ये अस्पताल, जो अस्पताल है जैकाबाद के और ये जिंदर के सिविल अस्पताल हैं, ये बिलावल हाउस के जो पेट्स हैं ना, पेट्स,
ये उनका इलाज भी वहाँ ना कराएं और समझते हैं कि पाकिस्तानी वहाँ जाके अपना इलाज कराए, जिस बेगैरती से इन्होंने खाया। इंशाअल्लाह इनका टाइम हो गया पूरा। मैं खालिद भाई की खिदमत में और MQM के दफ्तर पेश हुआ था और मैंने इनको दावत दी है कि पूरे सिंध में मार्च में हमारे साथ रहें और जहाँ जहाँ ख़ास तौर पे जहाँ जहाँ जिन जिन शहरों में आपकी स्ट्रेंथ है खालिद भाई, मैं आपसे आप हमारे इत्तेहादी भी हैं, हमने आपको साथ हैं, हमने मुल्क साथ मिलके बदलना है इंशाअल्लाह। तो हमने जैसे कराची में आपको और हमको मिलके जितनी सपोर्ट की, जितनी इज़्ज़त अफजाई दी 2018 में, इंशाअल्लाह मैं आपको एक गारंटी करके जा रहा हूँ, लिख लें आज की तारीख में। और आज तारीख़ी दिन इसलिए भी है कि पहली दफ़ा मैं जैसे खालिद भाई ने कहा कई दफ़ा आगे पीछे होता रहा, मैं पहली दफ़ा आया हूँ और मैं आज आपको ये गारंटी करके जा रहा हूँ इंशाअल्लाह 2023 में सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत नहीं होगी। ये हमारी और हमारे इत्तेहादियों के साथ मिलकर हम हुकूमत बनाएंगे। हम इनको आपको बताएंगे, क्योंकि मैं आखिरी बात इस पर कर दूं कि 2008 में ये भी एक अजीब एग्जाम्पल है, नमूना। 2008 में जब बीबी को शहीद कर दिया गया तो 4 सीटों पे सिंध की हुकूमत थी, ओनली 4 सीट्स। खालिद भाई 4 सीटें थी इनके पास सूबाई असेंबली में जिस पे उन्होंने हुकूमत बनाई थी। तो पिछले 2018 तक 10 साल में कौन सी ऐसी दूध की नदियां बह गई सिंध में, कौन सी इतनी खुशहाली आ गई कि ये 2018 के अंदर ये 99 सीटें लेके आ गए और 20 सीटों की मेजॉरिटी ले ली। वो भी एक्सपोज करेंगे, क्योंकि जैसे मैंने कहा वहाँ मीडिया नहीं जाता, और अब हम मीडिया को भी वहाँ लेके जाएंगे और इंशाल्लाह सबको बताएंगे और सिंध के लोगों को बताएंगे कि उनका मुस्तकबिल पीपल्स पार्टी से और जरदारी माफिया के से छुटकारे में है। जब तक ये बैठे रहेंगे ये आपका पानी भी नहीं छोड़ेंगे, ये इन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ना। कोई चीज़ जो आप समझते हैं ना आपकी, वो ये खा जाएगा। ये वो अशिया है जिसका पेट कभी नहीं भरता। दूसरा खालिद भाई, मैंने जैसे आपसे सेनेट की भी बात की, हमारे 5 लोगों की स्क्रूटनी आज हो गई है। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि दुकानें खोल के बैठे हैं, कभी इसको फ़ोन कर रहे हैं, कभी उसको फ़ोन कर रहे हैं, हर जानने वाले को फ़ोन कर रहे हैं। भाई आपके 99 मेंबरान है सूबाई असेंबली में और 2 हमारे भी भगोड़े उधर चले गए, तो आपके पास 101 मेंबरान है। तो आपको ये क्या ज़रूरत पड़ी है, ये डर किस बात का है आपको? आप क्यों लोगों को फ़ोन कर करके, वो तो और तहरीक इंसाफ के और MQM के और GDA के लोग हैं, इंशाल्लाह नहीं बिकेंगे। तो ये क्यों आप लोगों को फ़ोन कर करके ऑफ़र कर रहे हैं पैसे? इसकी समझ नहीं, बहुत ज़्यादा आ गए पैसे। तो भाई कुछ काम इधर लगा दो, सिंध में कोई लगा दो, कोई रोडें वोडें बना दो, एक आध अस्पताल खोल दो, वो तो तुमने वैसे ही जीतना है। तो खालिद भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, और इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होती रहेगी। मौजूद साथी हज़रात, आज अली ज़ैदी भाई ने बता ही दिया है कि एक तो वो सिंध हुकूक रैली निकाल रहे हैं और सिंध के हुकूक के लिए हम भी तकरीबन 30-35 साल से जद्दोजहद कर रहे हैं, चाहे सिंध का शहरी इलाके हों चाहे सिंध के दही इलाके हों। और इनकी रैली के साथ साथ एक लॉन्ग मार्च भी यहाँ से सिंध से शुरू हो रहा है और कराची से शुरू हो रहा है। ये नफरत की बुनियाद पर लॉन्ग मार्च शुरू किया जा रहा है। कल सारी रात पूरे शहर में MQM के परचम उतार कर पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के परचम लगाए गए। वो हजारों MQM के कारकुनों को मावराए अदालत कत्ल करने वाली पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी, शहर भर के लोगों ने अपने बेटों की शहादत पर शहर भर में चौक बने हुए हैं जहां पे MQM के परचम लगे हुए थे, शोहदा चौक, उनके वहां पर इश्तियाल दिलाने के लिए MQM के परचम उतार कर पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के परचम लगाएंगे। लियारी उसके इर्द गिर्द के इलाकों में
MQM के कारकुनों, हमदर्दों, आम लोगों और वोटर्स, उनके घरों में पुलिस की पुष्टपनाही के साथ, उनके घरों में खौफजदा करके, उनके घरों पे, उनके कारोबार, दुकानों पे, हत्ता के रक्षों पर पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के परचम लगाए गए। हमने अपनी तंजीमी ढांचे को कह दिया है कि इन्होंने जो परचम लगाए हुए हैं इससे खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं है, MQM के परचम दोबारा लगा दिए जाए इंशाअल्लाह। लेकिन ये इश्तियाल आपको अब फारिग होने से नहीं बचा सकता है। आपके लिए अंजाम पर पहुंचना अब आपका मुकद्दर बन गया है। तो हम आपके साथ इंशाअल्लाह ताला जहां जहां पर इस्तकबाल भी करेंगे, आपको आपके लिए इंतज़ाम भी करेंगे और आपके साथ इस हुकूक रैली में शरीक भी होंगे। और जहाँ तक सेनेट का ताल्लुक है तो कोई ना कोई गड़बड़ तो है अंदर। बिल्कुल 99 सीट के बावजूद अगर ये या तो पैसे इतने आ गए कि खर्च करने का पता ही नहीं चलता कहाँ करने, या खुद डरे हुए, तो वो किया जा रहा है। लेकिन इस हद तक भी, पेशकश की हद तक भी सही है, लेकिन डराने, धमकाने और मुकदमात बनाने की अगर बात की जाएगी तो फिर हमें मिलकर कोई मुश्तरका हिकमत अमली भी तैयार करनी पड़ेगी। जी जी जी, ये जितना भी ये जो अली साहब ने फरमाया है कि हम मिलकर बदलेंगे, जो पौने 4 साल में जो मुल्क बदला है, आप लोगों ने मिलकर ही जो बदला है, उससे ज़्यादा भी मज़ीद और बदलेंगे आप। जो बदला है उससे आप मुतमईन हैं? जी, आपसे पूछा मैं। जी, हमने तो अपने हिस्से में बहुत कुछ बदल दिया है और वो बता भी देंगे, आपके कर भी लेंगे और ये भी कहते हैं और किया भी है। क्योंकि हम क्योंकि बैठे हुए, हमने सिंध के शहरी इलाके, पूरे हमें सिंध के लिए हुकूक की जद्दोजहद हो रही है ना, सिंध के शहरी इलाके मैं कई बार कह चुका हूँ, हालात पूरे पाकिस्तान के ख़राब हैं, लेकिन हमारे हालात तो ICU वाले हैं। तो हम इसीलिए पहले जो जिनको फौरी तौर पे मदद की ज़रूरत है, जिनकी पहचान को, शनाख्त को, जिनकी बका को, ज़बान को, सबको ख़तरा है, उस पर फौरी तवज्जो की ज़रूरत है। तो हमने बहुत सारे काम कर देनी है। मरदमशुमारी ना कराने वाली कौमें तो मरदमशनासी क्या कर पाएंगी? तो अल्लाह का शुक्र है, एक बहुत बड़ा तारीखी मरहला है कि हम अर्ली मरदमशुमारी कर पाए। बाकी इनकी जिम्मेदारी इनको बोलने दीजिए। नहीं भाई, वैसे कमाल सवाल पूछा आपने। वीडियो आप ही ने बनाई थी कचरे के ऊपर खड़े होकर, मुझे अच्छी तरह याद है। वो कचरा हमने फेंका था कि सिंध हुकूमत ने नहीं उठाया था। मेरा सिर्फ कहने का मकसद है, देखें मैं तो आपसे आज दाना गुजारिश कर रहा हूँ, मुझे याद है, मैं ये कह रहा हूँ, देखिए क्या शहर से कचरा उठाना वफाकी जिम्मेदारी है कि सूबे और लोकल गवर्नमेंट की? क्या नाले बनाना वफाकी जिम्मेदारी है कि सूबे की? क्या इंक्रोचमेंट साफ कराना वफाकी जिम्मेदारी है, जिन्होंने करवाई है उनकी जिम्मेदारी? क्या KCR कराची सर्कुलर रेलवे वफाकी जिम्मेदारी है कि इनकी जिम्मेदारी है? क्या ग्रीन लाइन ट्रांसपोर्टेशन 15 साल से इन्होंने तो एक फटी पुरानी बस भी नहीं थी कि वो उनकी जिम्मेदारी है कि वफाक की? क्या K4 वफाक की जिम्मेदारी? इनको जब K4 दिया तो ये तो मैंने कहा ना, अजदा है, वो तो ख़त्म ही नहीं हो रहा। वो K4 ऐसे K4 नहीं बन रही है लेकिन अजदा मोटा। देखिए बात सुने, NFC अवार्ड होता है, सारे पैसे ज़रा पूरे सबको समझना चाहिए, ये बड़ा क्लियर हो जाए। NFC अवार्ड में जो पैसे सूबों को मिलते हैं, उसके बाद जो वफाक के पास बचते हैं, वो बमुश्किल इतने होते हैं कि जो सूद हमारे ऊपर आया है, जो इनहेरिट किया है, जो सूद, वो पूरा हो जाए। 2000 अरब 3 साल में हिसाब है तो दे दे, कोई मुझे कोई समझा दे। उसके बाद भी वफाक आगे इधर काम, क्योंकि वफाक में MNAs हमने यहाँ से हमने मुंतखब किया, MQM के भी लोगों को और PTI के लोगों को भी। तो हमने सारे SDG फंड्स में अपने अपने हलकों में काम करा है। खालिद भाई आपने भी कराया, मैंने अपने गुलिस्तानी दौर में हर जगह करा, आफ्ताब भाई आपने भी करा और करवा भी रहे हैं। वो काम हम क्या करवा रहे हैं, आप वीडियोस देख ले जाके। हम कह रहे हैं, वो कह रहे जी, एक बुजुर्ग आया, मेरे आंखों में आंसू आ गए। एक बहुत बड़े बुजुर्ग थे, मेरे ख्याल में कोई 80-85 साल के। उन्होंने कहा जी 35 साल से मैं रह रहा हूँ हल्के में, आपको दुआ देता हूँ जिसने भी बनाई, या अल्लाह 35 साल बाद ये कभी रोड बनी और यहाँ पानी नहीं है और ये गटर बंद हो गया है और ये रोड पर चलने के काबिल हो गई। ये हमारा काम है। जो बैठा हुआ है इधर से खा रहा है उसका काम है, वो नहीं करता, लेकिन हम फिर भी करेंगे। हम क्यों कर रहे हैं? हम इसलिए कर रहे हैं कि ये पाकिस्तान का हिस्सा है और यहाँ पाकिस्तानी रहते हैं और हम पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के मेंबर हैं या सूबाई असेंबली के मेंबर हैं और हम पाकिस्तान के वजीर हैं। तो हम जितना कर सकते हैं उतना करेंगे।
लेकिन अगर ये अपने 2008 से तो NFC अवार्ड तो हो गया, PFC नहीं हुआ, इसका कोई जवाब तो दे दे। जो ये लेके आया लोकल बॉडीज बिल, MQM सरापा एहतजाज, PTI, जो पार्टियां शहर में हैं, बड़ी छोटी, सीट वाली, बगैर सीट वाली, सारे ही सरापा एहतजाज। अच्छा अली साहब, ये बताइएगा, आपने 2023 का जिक्र किया कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत भी होगी, तो क्या 2023 तक आपकी हुकूमत रहेगी? सियासी हलकों में ये बातें चल रही हैं कि रूस के दौरे के बाद जो है वो अदम एतमाद की तहरीक जो है वो जोर पकड़ेगी। किस तरीके से देखते हैं इस तमाम वाक़े को? क्या इमरान खान साहब वज़ीर आज़म रहेंगे? मैं जो पहले दिन, खालिद भाई ये आपको याद होगा, पहले दिन जब खान साहब वज़ीर आज़म का हल्फ लेके तकरीर करने खड़े हुए, तो ये भी मैं आज आपको बता दूं, तो हमारी एक मीटिंग है, उसमें मैं, फवाद चौधरी साहब थे, इनके भी पीपल्स पार्टी के भी कुछ लोग थे और नून लीग के भी थे। तो उन्होंने कहा कि जी खान साहब हम तकरीर करने देंगे अगर इमरान खान आके शहबाज शरीफ से हाथ मिला लें और ये अनाउंस कर दें कि जी ये जो इलेक्शन हुआ है इसके ऊपर एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनेगी। हमने कहा जी, हमने खान साहब से कहा, उन्होंने कहा मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, पाकिस्तान के लिए तो उससे भी एक दफ़ा हाथ मिला लूँगा। उसके बाद उन्होंने शोर हंगामा शुरू कर दिया तकरीर होने से पहले ही। तो मैंने जाके शहबाज शरीफ और उनके साथ जो 2-3 बैठते हैं, जिनके मकसूद चपरासी टाइप लोग, जिनके अकाउंट से 400 करोड़ निकलता है, मैंने उनसे कहा कि ये जिस शख्स के अलावा आप नारे लगा रहे हैं ना, ये लाखों के स्टेडियम में खेलता था और हिंदुस्तान में जाके वहाँ से ज़्यादा लोग नारे लगा, तुम 60 आदमी इसका क्या करोगे? और तुम अपने देखो हर 3 महीने में गिर रहे हैं, वो गिर तो हो जाते हैं। ये जिन सियासी हलकों में आप बैठते हैं वो पता नहीं कौन से सियासी हलके हैं, वो हमें तो नहीं उनका पता चलता। हाँ, मैं मीडिया में कुछ हजरात ख्वाहिश जरूर रखते होंगे इसकी। मैं आपको ये बता रहा हूँ, जो बाकी 18 महीने इंशाल्लाह वहाँ भी इमरान खान वज़ीर आज़म है और उसके बाद जो 60 महीने फिर भी इमरान खान वज़ीर आज़म है इंशाल्लाह। ओके जी, शुक्रिया। थैंक यू।